नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग बात करेंगे। पहला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट डिसीजन। ये केरला हाई कोर्ट की बात हो रही है। बारिंग एडेड स्कूल टीचर्स फ्रॉम कंटेस्टिंग प्रोज। एडेड स्कूल टीचर्स क्या होता है? देखिए दोस्तों, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं, आप कह लीजिए कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनका जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, प्राइवेट मैनेजमेंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट एडेड उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस स्कूल को एक्चुअली में कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करती है और उस स्कूल के स्टाफ की सैलरी गवर्नमेंट देती है। समझ गया बात को? तो देखिए, कुछ तो ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि सीधे सीधे सरकार की ओनरशिप के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनका जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट होता है, या कह लीजिए कि ओनरशिप थोड़ी बहुत प्राइवेट है। उनके ऊपर जो कंट्रोल है सिलेबस को लेके, ठीक है, बच्चों से कितनी तनख्वाह वो फीस लेनी है उसको लेके, टीचर्स को सैलरी कितनी देनी है उसको लेके, ये इस तरीके का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और वहां पे एक्चुअली जो टीचर्स की सैलरी होती है ना, वो भी सरकार देती है। इस प्रकार के स्कूल्स को गवर्नमेंट एडेड स्कूल कहा जाता है। मतलब एक ऐसा स्कूल जो कि पूरी सरकार की ओनरशिप में नहीं है, बट सरकार की मदद के बिना वो चल नहीं पाएगा। ठीक है भाई। अब बात यह है कि अगर आप केरला के गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स को पढ़ो, तो केरला के गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल ये बोलते हैं कि अगर आप सरकारी नौकर हो, यानी कि आप केरला स्टेट गवर्नमेंट के नौकर हो, और ऑब्वियस सी बात है केरला के सरकारी स्कूलों में अगर आप टीचर हो तो आप केरला स्टेट गवर्नमेंट के नौकर हो गए। तो अगर आप केरला स्टेट गवर्नमेंट के नौकर हो तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब कि आप केरला की राज्य सरकार के नौकर हो, आप टीचर हो, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल। लेकिन ये उन स्कूलों में लागू होते थे जो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप में आते थे। वो वाले स्कूल जहां पे गवर्नमेंट एड दे रहा है, जहां पे गवर्नमेंट मदद दे रहा है, उन स्कूल के टीचिंग स्टाफ को और नॉन टीचिंग स्टाफ को पॉलिटिकली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की परमिशन थी। लेजिस्लेटिव असेंबली रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस एक्ट ऑफ 1951, केरला की राज्य सरकार का, इसका सेक्शन 2 क्लॉज 4 क्या बोलता है कि भाई गवर्नमेंट एडेड स्कूल के जो टीचर्स हैं वो लेजिस्लेटर बन सकते हैं। हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया था कि इसी पर्टिकुलर सेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस एक्ट 1951 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। एक्चुअली में इस 1951 के एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 4 के हिसाब से एडेड स्कूल का जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले सकता है, एमएलए की पोस्ट के लिए लड़ सकता है, लोकसभा की पोस्ट के लिए लड़ सकता है। पहली चीज, कुछ पेटिशनर्स हाई कोर्ट में, सॉरी केरला हाई कोर्ट में चले गए और केरला हाई कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि सर देखिए ये क्या चल रहा है, जो सरकारी ओन्ड स्कूल्स हैं वहां पे तो टीचर्स को परमिशन है नहीं। देखिए क्या लिखा है, petitioners in the high court had challenged the 1951 law saying their participation in politics would affect the quality of education। समझ गए? मतलब कि इनका ये बोलना है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल्स हैं वहां के टीचर्स पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो जो इन स्कूलों को गवर्नमेंट मदद दे रही है उनके टीचर्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो ये तो गलत हो गया। तो भाई हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला, केरला हाई कोर्ट ने, that teacher of an aided educational institution in Kerala in terms of provisions of Kerala Education Act 1958 and relevant rules is a person holding an office of profit under the Kerala government। मतलब यहां पे एडेड गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया गया। किस लॉजिक से? कि भाई अगर स्कूल पूरी तरीके से केरला सरकार की ओनरशिप में होता तो आप प्रॉपर केरला की स्टेट गवर्नमेंट के नौकर होते, उस केस में आप अलाउड नहीं होते पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। तो यहां पे आपकी तनख्वाह एक्चुअली में केरला की सरकार से आ रही, तो अभी भी आप अलाउड नहीं हो। ठीक है। उसके बाद केरला की हाईकोर्ट और क्या बोलती है, दैट अंडर द केरला एजुकेशन रूल्स 1959 permitting the teachers to take special leave to contest in the elections to various bodies would be redundant and inconsequential। कुल मिलाकर केरला के हाईकोर्ट का यह बोलना है कि भाई अगर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में टीचर्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज की परमिशन मिल जाएगी, उनको छुट्टियां मिल जाएगी इन चीजों के लिए, तो एजुकेशन की क्वालिटी तो इफेक्ट होगी होगी, और वो टीचर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, पढ़ाना लिखाना छोड़ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो ये सही नहीं है। अब केरला हाई कोर्ट ने सेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1951 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। यानी अब गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जो टीचर्स हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो इलेक्शन में लड़ने खड़ा नहीं हो सकता, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं ले सकता। लेकिन रिसेंटली इसके अगेंस्ट फिर से पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े साहब, इन्होंने केरला गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया
कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया है हम इस पे स्टे लगा रहे हैं। मतलब अभी के लिए हाई कोर्ट के प्रोनाउंस जजमेंट के ऊपर स्टे लगा दिया है। मतलब अभी के लिए सिचुएशन क्या है? अभी के लिए सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल के जो टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे आर नॉट बार्ड फ्रॉम इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, यहाँ पे हाई कोर्ट की गलती निकालते हुए कुछ एडवोकेट्स क्या बोलते हैं? एडवोकेट्स आर्ग्यूड दैट द single judge bench of high court erred in not following a judgment of the high court division bench, which in Gopal Kurup case in 1961 had categorically held that the employees of aided institutions in the state of Kerala would not be treated as holding offices of profit under the government। यहाँ पे केरला हाई कोर्ट के डिसीजन में फ्लॉ निकालते हुए जो एडवोकेट्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे बोबड़े साहब के सामने, इन्होंने ये बोला कि भैया ये जो सिंगल जज बेंच है केरला हाई कोर्ट की, इसने ये तो बोल दिया कि भाई ये गवर्नमेंट एडेड जो टीचर्स हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन इन्हीं की केरला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का केस है गोपाल कुरुप केस 1961, जिसमें साफ साफ ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है इन द स्टेट ऑफ केरला, उनके एम्प्लॉयज को ये नहीं माना जाएगा कि दे आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और अगर ये नहीं माना जाएगा कि दे आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो, चाहे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, चाहे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो, चाहे चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री हो, और इनके साथ और डाइवर्स सोर्सेस के थ्रू मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवा रखे हैं आपकी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, पीसीएस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, अगर आप 6ठी से 12वीं पढ़ रहे हो उसके लिए भी। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मौका मिलेगा मैं आपके मैसेजेस के जवाब देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए, और मैं बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बनाता हूं उनकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल करवाऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, उससे भी काफी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं झारखंड समर कैंपेन टू फाइट माल न्यूट्रिशन। सामर बोल लीजिए या समर बोल लीजिए, SAAMAR। फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। एनीमिया मतलब आयरन की कमी, माल न्यूट्रिशन मतलब सीवियर वेस्टिंग और स्टंटिंग। तो झारखंड की सरकार ने ये समर कैंपेन शुरू किया है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। ओके, कैंपेन क्या करता है? इट एम्स टू आइडेंटिफाई एनेमिक वुमेन, वो वुमेन जिनमें आयरन की कमी है, और माल नूरिश चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करेगा। और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट के, उन डिपार्टमेंट्स को ये बोलेगा कि आप कन्वर्ज होके एक साथ मिल के इस एनीमिया और माल नूरिशमेंट की प्रॉब्लम जो फैली हुई है स्टेट में, जो कि उस स्टेट के लिए पर्टिकुलरली झारखंड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब झारखंड स्टेट में एनीमिक वुमेन और माल न्यूट्रिश चिल्ड्रन की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए सारे झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट साथ आएंगे, मिलकर काम करेंगे। क्योंकि झारखंड स्टेट में हर दूसरा बच्चा स्टंटेड है और अंडरवेट है, हर तीसरा बच्चा स्टंटिंग की प्रॉब्लम से, मतलब हर दूसरा बच्चा 50% ऑफ द बच्चे स्टंटिंग और अंडर वेट मतलब वेस्टिंग दोनों से गुजर रहे हैं। मतलब स्टंटिंग वेस्टिंग 50% बच्चों में, आप कह सकते हो कि एवरी थर्ड चाइल्ड, हर 33% बच्चों में स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, और हर 10वें बच्चों में सीवियर वेस्टिंग की प्रॉब्लम है। वेस्टिंग और स्टंटिंग समझते हो ना आप, कि भाई आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 7, वो बढ़ रहा है। जब वो बढ़ रहा है तो उसकी हाइट भी बढ़नी चाहिए। तो आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट नहीं है तो वो हो जाएगा स्टंटिंग, और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन नहीं है तो वो हो जाएगा वेस्टिंग। अब आपकी हाइट के हिसाब से वजन ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे ओबेसिटी। ठीक है ना भाई? 70% बच्चे, नेशनल आपका ये फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 के डाटा के हिसाब से झारखंड में 70% बच्चे एनीमिक हैं, उनमें आयरन की कमी है। तो देखिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? ऑलरेडी एनीमिया और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम के जूझने के लिए झारखंड में स्कीम्स एग्जिस्टेंट हैं, बहुत सारी नेशनल स्कीम्स एग्जिस्टेंट हैं, बट झारखंड के हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि अलग से कुछ स्कीम्स बनाने की जरूरत है, टारगेट बेस्ड स्कीम बनाने की जरूरत है, इसलिए समर कैंपेन बनाया गया। इस कैंपेन में 1000 दिन का टारगेट रखा गया, और भाई हर साल पे एनुअल सर्वेज होंगे जो कि ये बात को
चेक करेंगे कि समर कैंपेन कैसे काम कर रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स कन्वर्ज होकर काम करेंगे, तो चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट हो, चाहे अलग अलग स्कूल्स की स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हो, चाहे ग्राम सभाज हो, ये सब लोग मिल के कंसोलिडेटेड तरीके से काम करेंगे न्यूट्रिशनल बिहेवियर को बदलने के लिए, हेल्थ इंडिकेटर्स को अच्छा करने के लिए। और यहाँ पे जो प्राइमरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिनको कभी कभी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी कहा जाता है, इनके ऊपर भी स्पेसिफिकली यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर एंड इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेथडोलॉजी एंड डाटा एक्यूरेसी ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड एनजीओ वेल्ट हंगर लाइफ। एनजीओ वेल्ट हंगर लाइफ एक जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। अभी 2021 की रैंकिंग नहीं आई, 2020 की रैंकिंग है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 क्या बोलती है। इंडिया को स्कोर दिया गया है 27.2 का, और 107 कंट्रीज में इंडिया 94 नंबर की सबसे भूखी कंट्री है, मतलब सबसे ज्यादा हंगर है इंडिया में। अगर आप जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2019 को देखो तो इंडिया का स्कोर है 30.3, मतलब कि 117 कंट्रीज में इंडिया 102 नंबर की सबसे भूखी कंट्री है। मतलब अगर आप 2019 से लेकर 2020 के डाटा को कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं हंगर के पैरामीटर्स थोड़े रिलैक्स हुए हैं, हंगर थोड़ी कम हुई है, 30.3 से 27.2% पाई है 2019 से 2020 में। लेकिन तब भी 117 कंट्रीज में अगर हम लोग 94th नंबर पे सबसे ज्यादा भूखे हैं तो ये कंसर्न की बात है। क्यों कंसर्न की बात है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोविड-19 के दौरान। मिशन पोषण, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस तरीके से नाना प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया में हंगर और माल न्यूट्रिशन से जूझने के लिए, और उसके बाद भी हमारे देश में हंगर इतना ज़्यादा, हमारे देश में गरीबी इतनी ज़्यादा। बेसिकली यहाँ पे हंगर की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला है कि भाई हमने ये जो एनजीओ वेल्ट हंगर लाइफ है इसको एक लेटर भेजा है। यहाँ पे देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर पुरुषोत्तम रुपाला ने राज्यसभा में ये बताया कि हमने एनजीओ वेल्ट हंगर हिल्फे को एक लेटर लिखा है। ये एनजीओ वेल्ट हंगर हिल्फे ही इस रिपोर्ट को कंपाइल करता है, और इस लेटर में हम एनजीओ वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा अडॉप्ट की गई मेथडोलॉजी, डाटा एक्यूरेसी और सैंपल साइज को क्वेश्चन कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन से बेसिस पे ये डाटा निकाल रहे हो, इतनी हंगर हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंट नहीं है जितना हंगर, जितना भूखा आप इंडिया को दिखा रहे हो। इंडिया को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से नीचे दिखा रखा है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में। हमारे देश के लोग इतने भूखे नहीं हैं, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट एग्रीकल्चर बोल रहे हैं। हम देश की टॉप 10 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आते हैं, कुछ ग्रेन्स में तो हम लोग नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद भी आपने हमको 94th पोजीशन पर रख रखा है। मतलब आपकी रैंकिंग पे ये जो एनजीओ वर्ल्ड हंगर हिल्फे है, इसकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में एप्रोप्रिएटनेस, एक्यूरेसी और रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ डाटा की कहीं ना कहीं कमी है। ये बोला है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर साहब ने पार्लियामेंट में। इनका ये बोलना है कि हमने एनजीओ वर्ल्ड हंगर हिल्फे को लेटर भेज दिया, अपने पॉइंट्स बता दिए, उनकी तरफ से हमारे पास रिस्पॉन्स आना बाकी है। मतलब इनका ये बोलना है कि इंडिया में इतने बुरे हालात नहीं है हंगर इंडेक्स के जितना इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है। इन्होंने अपने पॉइंट को, गवर्नमेंट ने, सरकार ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए भी बोला है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुई 2016-18 में, अगर आप इसके डाटा को चेक करो तो NFHS 4 का जो डाटा है 2015-16 का, इसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो कि 2016-18 में हुई, इसका डाटा ये बताता है कि देश में वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन कम हुआ है। ठीक है, तो ये कम हुआ है, मतलब हमारे हेल्थ पैरामीटर सुधरे हैं, हमारे हंगर पैरामीटर सुधरे हैं, और उसके बाद भी ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें नीचे दिखा रहा है। अब ये सरकार का व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट के ऊपर बहुत सारे लोग डिफर कर सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर एंड इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई बात की जाए इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल क्या है, इसके बारे में मैंने करंट अफेयर्स में बात की, फिर से बता देता हूँ। राज्यसभा ने थर्सडे को इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल क्या करेगा, तो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को करंट 49% से बढ़ा के 74% तक लेके जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में आगे आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। इस पर्टिकुलर बिल में
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडा, जो कि इंश्योरेंस के फील्ड में रेगुलेटरी बॉडी है, उसका क्या काम है इसको भी थोड़ा बहुत स्पेसिफाई किया गया है। जब इस बिल को राज्यसभा में पास कराया जा रहा था तो अपोजिशन ने डिमांड किया कि इस बिल को रेफर किया जाए फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी को या फिर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट को, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सरकार यहां बिल पास करा देगी और किसी भी कमेटी को यहां पे बिल रेफर नहीं किया जाएगा। अब देखिए, बिल को कमेटी के पास रेफर करना, इसके दो स्पेसिफिक पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि अगर आप बिल को कमेटी के पास रेफर कर रहे हो तो कम से कम उस कमेटी में 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल उस बिल के ऊपर बहस चलेगी, तो मतलब बिल का इंप्लीमेंटेशन 1-1.5 साल रुक जाएगा। जो प्रोग्रेसिव लॉज होते हैं उनको जितना जल्दी आप इंप्लीमेंट कर दो उतना जल्दी अच्छा है, तो उससे होगा क्या कि जल्दी लोगों के पास बेनिफिट्स पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भी है कि जब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को आप प्राइवेटाइज करने की बात करते हो, चूंकि इंश्योरेंस सेक्टर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, तो ये जो इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, इन डिसीजंस को लेते वक्त अगर इंक्लूसिवनेस हो, इन डिसीजंस को लेते वक्त अगर एक बहुत बड़े तबके में व्यू पॉइंट को लेके एक सामंजस्य हो, व्यू पॉइंट को लेके कंसिस्टेंसी हो, तो चीज़ें अच्छी रहती हैं। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि बिल गलत है, सेंटर बोल रहा है बिल सही है, तो ऐसे केसेस में एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है देश के लोगों में। देश के लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, बट फिलहाल के राज्यसभा से पास करा दिया गया है। की फीचर्स क्या है इस बिल के? ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड करता है, जिससे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया जा सके इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज में। एक इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी में पहले मैक्सिमम एफडीआई आ सकता था 49%, अब आ सकता है 74%, और ओनरशिप और कंट्रोल के रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया है। मतलब अब इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज को फॉरेन कंपनीज भी ओन कर सकती हैं। ओके, लेकिन भले ही इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी को फॉरेन कंपनीज ओन कर सकती हैं, फॉरेन कंपनीज के पास मेजर स्टेक होगा तो कंट्रोल फॉरेन कंपनीज के पास चला जाएगा, लेकिन इन इंश्योरेंस कंपनीज के जो डायरेक्टर्स होंगे, जो की मैनेजमेंट स्टाफ होंगे, जो सीईओज होंगे, वो इंडियंस होंगे, वो रेजिडेंट इंडियंस होंगे, और वो रेजिडेंट इंडियंस होंगे जो देश के लॉ से कवर होंगे। तो कल की डेट में ये नहीं हो सकता है कि किसी फॉरेन कंपनी ने अपना कोई गोरा यहाँ पे डायरेक्टर भेज दिया, उसने इंश्योरेंस के सेक्टर में यहाँ पे कुछ लफड़ा किया और बाद में अपने आप को बाहर के देश का नागरिक बता के देश से बाहर निकल गया। नहीं, ये इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज भले ही फॉरेन ओनरशिप होगी, लेकिन इनका डायरेक्टर इंडियन होगा, और ये इंडियन डायरेक्टर इस बात को इंश्योर करेगा कि भारत सरकार के जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर से लॉज हैं, एडा के जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के लॉज हैं, वो अप्लाई हो। तो भले ही ओनरशिप फॉरेन कंपनीज के पास है, लेकिन ये इंश्योरेंस सेक्टर इंडियन लॉज के हिसाब से काम करेगा। मतलब जो देश के लोगों का हित है ना, उसको अब भी मेंटेन किया जाएगा भले ही फॉरेन ओनरशिप है। वैसे तो जब देश में ओनरशिप रहती है तो आप देश के लोगों को जल्दी अकाउंटेबल कर सकते हो, लेकिन अब मान लीजिए बाहर की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ओनरशिप उसके पास है और वो कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में बेस्ड है, तो उसको आप जल्दी अकाउंटेबल नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या है कि उस कंपनी का काम करने का जो तरीका है ना, उस कंपनी की इंडियन सब्सिडरी का काम करने का जो तरीका है ना, अब जैसे टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, मान लो जो इस कंपनी को कोई फॉरेन कंपनी पूरी तरीके से ओन कर लेती है 74% तक, तो मेजर स्टेक फॉरेन कंपनी के हो गए। लेकिन इस इंश्योरेंस कंपनी के इंडिया में इंडियन हेड होगा, और ये इंडियन हेड इस बात को इंश्योर करेगा कि भारत सरकार के और एडा के सारे लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, देश के लोगों का हित यहाँ पे मेंटेन्ड है। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में ये कंपनियां देश के लोगों से ही प्रीमियम लेती हैं, तो अगर देश के लोगों से प्रीमियम लेती है तो देश के लोगों का हित मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए एडा को रेलिवेंट पावर्स दी है भारत सरकार ने। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। मैं आपको बता दूं कि यूएस, यूरोप जैसी कंट्रीज में ऑलरेडी जो इंश्योरेंस कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनकी फॉरेन ओनरशिप अलाउड है। इंडिया में ये चीज़ें अभी हो रही हैं। बहुत सारा बड़ा तबका ऐसा हो सकता है जो ये बोलेगा कि भाई आप इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहे हो तो हमारे देश के एसेट्स का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हो। बिल्कुल सही बात है कि आप हमारे देश के एसेट्स का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन दूसरों के ऊपर एक कंडीशन लगाई गई है कि आप देश के लॉस के हिसाब से काम करोगे, क्योंकि उस इंश्योरेंस सेक्टर में जो पैसा है प्रीमियम वाले, वो देश के लोगों का जा रहा है। फिर भाई पेटेंट वेरिफिकेशन को लेकर इंडिया और जापान ने कुछ कॉपरेशन बढ़ाया है। इंडिया जापान ने क्या किया है, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर ऑफिसेस टू एक्ट म्यूचुअली as competent international searching and international preliminary examining authority ISA IPEA, मतलब इंटरनेशनल सर्चिंग एंड इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनिंग अथॉरिटी। मतलब कोई इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन जापान में फाइल की गई है तो इंडिया में उसका क्या स्टेटस है, और इंडिया में फाइल की गई है तो जापान में उसका क्या स्टेटस है, वो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के थ्रू देखा जाएगा। तो इंडिया में अगर जापानीज कंपनी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करती है और इंडिया का जो पेटेंट डिपार्टमेंट है वो जापान के सर्वर्स में देखता है कि हाँ भाई इसको ऑलरेडी पेटेंट मिल चुका है, तो इंडिया में आसानी से पेटेंट दिया जा सकता है। एंड सेम गोज वाइस वर्सा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे बनाया जाएगा,
प्रोसिक्यूशन के क्या प्रोसीजर्स होंगे ये डिसाइड किया जाएगा। तो मान लीजिए कोई पेटेंट लॉज को वॉयलेट करता है इंटेंशनली, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे इनिशिएट किया जाएगा, ये सब बातें यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल सर्चिंग एंड इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनिंग अथॉरिटी में करी गई है। मतलब इंडिया में अगर कोई पेटेंट एप्लीकेशन आती है और जापान में कोई पेटेंट एप्लीकेशन अथॉरिटी आती है, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों अथॉरिटीज हैं ये मिलकर एक दूसरे के साथ पेटेंट्स के ऊपर डिसीजन लेंगी। ये एग्रीमेंट अराइव किया गया 4th रिव्यू मीटिंग पे जो हुई डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड DPIIT और जापान पेटेंट ऑफिस JPO के बीच में। ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के ऊपर। इससे होगा ये कि पेटेंट एप्लीकेशन पे जो डिसीजन है इंडिया और जापान में, स्पेशली व्हेन द कंसर्न टेक्नोलॉजी आल्सो इन्वॉल्व्स इंडिया एंड जापान, ऐसे केसेस में पेटेंट जो भी एप्लीकेशन आई हैं, रिक्वेस्ट आई हैं, उसके ऊपर अप्रूवल या डिसअप्रूवल जल्दी आ जाएगा। ओके, अगर आप जापान की बात करो तो ये आपको जापान नजर आ रहा है, बहुत पास है साउथ कोरिया के। 4 मेन आइलैंड है जापान के, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ओके, तो ये जापान का नक्शा आपके सामने नजर आ रहा है जनरल स्टडीज पेपर 2 में। इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, इंडिया OIL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ज्वाइंट वेंचर टू डेवलप एल्यूमिनियम एयर बैटरीज। इंडिया के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया है इजराइल की बैटरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फिनर्जी के साथ, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी सिस्टम्स बनाएंगे। ये एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी सिस्टम एक अल्टरनेटिव होंगे। किसका अल्टरनेटिव होंगे, लिथियम आयन बैटरीज का। अभी के लिए जो इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। इन लिथियम आयन बैटरीज से एल्यूमिनियम एयर बैटरीज सस्ती बताई जा रही हैं और ज्यादा एनर्जी डेंस बताई जा रही हैं। तो इन लिथियम आयन बैटरीज के बजाय एल्यूमिनियम एयर बैटरीज का इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए यहाँ पे एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इजराइल की बैटरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फिनर्जी के बीच में, जिसके थ्रू एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी सिस्टम्स बनाए जाएंगे। और जैसे ये एमओयू हुआ, इंडिया के 2 टॉप ऑटोमेकर्स मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड ने लेटर्स ऑफ इंटेंट साइन किए, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये जानती हैं कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर, और इलेक्ट्रिक कार में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है बैटरी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहां पे पिस्टन, सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल का कोई सीन ही नहीं है, वहां पे जो सीन है वो बैटरी का सीन है। अब ये जो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज होती हैं कैसे काम करती हैं, ये हवा की ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं। ये जो हवा की ऑक्सीजन होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। एल्यूमिनियम एयर बैटरीज की एक प्रॉब्लम है, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। लिथियम आयन बैटरीज को आप रिचार्ज कर सकते हो, एल्यूमिनियम एयर बैटरीज को आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, आपको उनको बदलना पड़ेगा। तो होता यह है कि देखिए, जब लिथियम आयन बैटरीज के बेसिस पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो आपको उस लिथियम आयन बैटरी को समय समय पे रिचार्ज करना पड़ेगा, पहली चीज। उसके लिए रिचार्जिंग स्टेशन हो सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो उस रिचार्जिंग स्टेशन को पोर्टेबल आप अपने घर में ही बना सकते हो। लेकिन अगर एल्यूमिनियम एयर बैटरीज का इस्तेमाल करना है एक वाइड स्केल पे, तो यहां पे करना क्या होगा कि बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। जैसे सीएनजी भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप होते हैं ना, उस प्रकार के कुछ स्टेशन बनाने पड़ेंगे, और उस स्टेशन पे आप अपनी एल्यूमिनियम एयर बैटरी वाली कार लेके जाओगे, वो पर्टिकुलर स्टेशन वाला आपकी एल्यूमिनियम एयर बैटरी निकालेगा, दूसरी बैटरी वहां पे डाल देगा। ये होगा वहां पे, मतलब आपकी बैटरी स्वैप हो जाएगी, आपकी बैटरी रिचार्ज नहीं हो सकती। एल्यूमिनियम एयर बैटरी बेस्ड व्हीकल्स के फायदे ये हैं कि एक बार आपने अच्छी बैटरी डाल दी तो 400 किलोमीटर चलेगा। नॉर्मल कर केसेस में जब लिथियम आयन बैटरीज की बात होती है तो लिथियम आयन बैटरीज एक बार में 150 से 200 किलोमीटर की रेंज देती हैं, लेकिन एल्यूमिनियम एयर बैटरीज एक बैटरी 400 किलोमीटर की रेंज दे देगी। और इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम प्लेट लगती है एल्यूमिनियम एयर बैटरी में, ठीक है, वो धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ यूजेस एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड में बदल जाती है, और इस एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिनियम रिकवर किया जा सकता है। सीधे सीधे इस एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड को इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए बेचा भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इस एल्यूमिनियम एयर बैटरी में जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो रिक्यूपरेट नहीं किया जा सकता, उसको रीप्रोसेस नहीं किया जा सकता। जो फाइनल एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बनेगा उसको सीधे सीधे इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए बेचा भी जा सकता है, साथ साथ उसमें से एल्यूमिनियम को फिर से रिकवर करके फिर से एल्यूमिनियम एयर बैटरी भी बनाई जा सकती है। तो इन्वायरमेंटली भी ये सस्टेनेबल है कहीं ना कहीं। इसलिए ये एल्यूमिनियम एयर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। जनरल स्टडीज पेपर 3 में
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, और अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज एडिटोरियल नहीं आता है द हिंदू का, संडे है, तो आज सिर्फ करंट अफेयर्स आएगा और कुछ मिसलेनियस वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट